वीडियो में मैं आपको करवाने वाला हूं एमडीसी सोशियोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 मार्क्स वाले प्रश्न जो आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही आवश्यक होने वाले हैं। मिस कह सकते हैं कि ये वही प्रश्न है जो बार बार घुमा फिरा करके एग्जामिनेशन में आते हैं, है ना। और मैं आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, ठीक है, वही आपको करवाऊंगा। और ये सबकी तैयारी जो है ना, आज के ही वीडियो में बहुत ही आसान शब्दों में आपको करवाया जाएगा। ठीक है, बस आपको एक एक बार देख लेना है, उसके बाद आपको रटने की जरूरत उसको नहीं पड़ेगी, बस आपको देखना है और ये चीज क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि आखिर 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन में क्या क्या आपको पढ़ना है ना। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों आपको यह पढ़ना है कि समाजशास्त्र की प्रकृति, समाजशास्त्र की क्या प्रकृति होती है। दूसरा आपको पढ़ना है समाजशास्त्र का विषय क्षेत्र। ठीक है, तीसरा आपको पढ़ना है परिवार की विशेषताएं। चौथा आपको पढ़ना है संस्कृति की परिभाषा, संस्कृति किसको कहते हैं। पांचवा में आपको पढ़ना है सामाजिक परिवर्तन, क्या पढ़ना है, सामाजिक परिवर्तन। और छठे में आपको पढ़ना है दोस्तों परिस्थिति का अर्थ। फिर क्वेश्चन नंबर 7 में आपको पढ़ लेना है जाति किसे कहते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन 8 में पढ़ना है सभ्यता की परिभाषा दें। ठीक है, आप लोग घबराइएगा बिल्कुल नहीं, आज के वीडियो में बहुत ही आसान तरीके से ये 8 प्रश्नों को डील कर दिया जाएगा। ज्यादा लंबा वीडियो नहीं बनेगा, हो सकता है आधा घंटा से कुछ ज्यादा हो, आधे घंटे में आप ये 8 क्वेश्चन को क्लियर कर सकते हो। तो चलिए बिल्कुल आसान शब्दों में हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि आखिर समाजशास्त्र की प्रकृति क्या है ना। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट यहां पे हमारे दोस्तों कि समाजशास्त्र की प्रकृति, जिसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं नेचर ऑफ सोशियोलॉजी, कि आखिर सोशियोलॉजी का नेचर क्या है, स्वभाव कैसा है, आखिर समाजशास्त्र है क्या। तो लिखेंगे दोस्तों इस प्रकार से कि समाजशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है। समाजशास्त्र क्या है, एक सामाजिक विज्ञान है जो मानव समाज, उसके क्रियाकलापों, संस्थाओं और व्यवहारों का वैज्ञानिक अध्ययन करता है। सीधा समझिएगा कि समाजशास्त्र जो है ना एक समाज का विज्ञान है जो मनुष्यों के समाज के बारे में बताता है, उसके कामों के बारे में बताता है, वहां पे कौन सा संस्था काम कर रही है, कैसा व्यवहार कर रहे हैं लोग, हर चीजों के बारे में यह अध्ययन करवाता है। कौन, समाजशास्त्र। कह रहा है इसका उद्देश्य यह समझना होता है कि लोग जो है ना समूह में कैसे रहते हैं। इसका उद्देश्य यही है कि आप जाने कि लोग जो है ना समूह में किस प्रकार से रहते हैं, ठीक है, समाज में किस प्रकार से रहते हैं, एक दूसरे के साथ कैसे संपर्क करते हैं और समाज में क्या बदलाव लाते हैं, है ना। इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं, समाजशास्त्र की प्रकृति कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त, समाजशास्त्र की प्रकृति कहते हैं। अब आगे में आपको लिखना है प्रमुख विशेषताएं। क्या लिखना है, प्रमुख विशेषताएं। देखिए अगर 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन आते हैं ना तो आपको हार्डली से हार्डली 2 से 2.5 पेज, कितना, 2 से 2.5 पेज लिखना है, उससे ज्यादा आपको लिखना नहीं है। ठीक है, और अगर आप जान रहे हो तो 3 पेज, उससे ज्यादा मतलब अगर आप बढ़िया से जान रहे हो उसको और आपको लग रहा है कि नहीं लिखने का मन ही कर रहा है, वो लिखते जाए तो 3 पेज, उससे ज्यादा आपको लिखना नहीं है, क्योंकि समय भी उस हिसाब से आपको नहीं मिलेगा। ठीक, देखिए अब कह रहा है इसकी प्रमुख विशेषताएं बताइए, समाजशास्त्र की प्रमुख विशेषता क्या क्या है। तो कह रहा है कि ये जो है ना वैज्ञानिक स्वभाव होता है। कैसे, कह रहा है कि समाजशास्त्र अवलोकन, सर्वेक्षण और विश्लेषण के माध्यम से समाज का अध्ययन करता है। देखिए समाजशास्त्र क्या करता है, अवलोकन करता है, उस चीज के बारे में जानता है, उसके बारे में खोज करता है, उसका विश्लेषण करता है। ठीक है, उसके बाद जो है समाज का अध्ययन हम लोगों को कराता है। फिर कह रहा है कि समाजशास्त्र जो होता है ना वो तथ्य पे आधारित होता है ना, यह पूर्वाग्रह से मुक्त होकर तथ्यों के आधार पर निष्कर्ष निकालता है। ठीक है, कह रहा है ना कि इसमें यह नहीं है कि आपको क्या करना है, पूर्व अनुभव कर लेना, अपने से अनुभव कर लेना, अपने सोच लेना ऐसा होगा, ऐसा करना नहीं है। ठीक है, अगर आपके पास तथ्य है, प्रूफ है, उसी के अनुसार से क्या करेगा, निष्कर्ष निकालेगा। ठीक है, तीसरी विशेषता इसकी है सामाजिक संबंधों का अध्ययन। कहना कि यह जो है मनुष्यों के पारस्परिक संबंधों और सामाजिक समूहों को समझाता है। यह क्या करता है, तो मनुष्यों के पारस्परिक संबंध की, मनुष्यों के क्या संबंध है और सामाजिक समूह, ठीक है, इसको ये जो है ना समझाता है ना। चौथी इसकी विशेषता है वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण। क्या है, वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण। तो कह रहा है कि समाज को निष्पक्ष रूप से देखने का प्रयास करता है। समाजशास्त्र एक ऐसा संस्था है जो समाज को क्या करता है, निष्पक्ष, मतलब किसी के पक्ष में होकर के देखता नहीं है। ठीक है, ये निष्पक्ष, ठीक है, सबके लिए बराबर सोचता है। ठीक, पांचवा माना है सामाजिक समस्याओं के समाधान में सहायक। ठीक है, समाजशास्त्र जो होता है ना समाज के समस्याओं का समाधान करता है। कह रहा है कि यह जो है ना गरीबी, अपराध, भेदभाव जैसे मुद्दों को जो है समझाने और सुधारने में मदद करता है। कौन, तो समाजशास्त्र। ठीक, इस प्रकार से दोस्तों हम लोगों ने समझा कि समाजशास्त्र एक ऐसा विषय है जो व्यक्ति को समाज की जटिलताओं को समझाने और सोचने की एक नई दृष्टि प्रदान करता है। सीधा समझिएगा कि समाजशास्त्र एक ऐसा विषय है जो व्यक्तियों को क्या करता है, तो समाज से जुड़ी हुई समस्याओं के बारे में, वहां पे कैसे रहना है ना, हर चीजों के बारे में जो है ना जानकारियां देता है। तो उम्मीद करते दोस्त ये प्रश्न आप समझ गए होंगे कि समाजशास्त्र किसको कहते हैं। अब हमारा इसी में दूसरा प्रश्न था समाजशास्त्र का विषय क्षेत्र। क्या, समाजशास्त्र का विषय क्षेत्र के बारे में चर्चा करिए, जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी। क्या कहा जाता है, स्कोप्स ऑफ सोशियोलॉजी। अब देखिए बात करते हैं अगर समाजशास्त्र का विषय क्षेत्र में, समाजशास्त्र कौन से विषय क्षेत्र पे कार्य करता है ये, है ना, इसका स्कोप क्या है। तो कह रहा है कि समाजशास्त्र का विषय क्षेत्र बहुत व्यापक है। समाजशास्त्र का विषय क्षेत्र क्या है, बहुत व्यापक है। इसका उद्देश्य यह जानना है कि समाज कैसे बना। इसका उद्देश्य क्या होता है कि समाज कैसे बना, यह जानना होता है उसको, है ना, समाज कैसे चलता है
और समाज में बदलाव कैसे कैसे आते हैं, ठीक है, ये चीज जानना किसका किसका उद्देश्य होता है, तो समाजशास्त्र का उद्देश्य होता है। कह रहा है कि यह जो है ना मानव समाज के हर पक्ष का अध्ययन करता है। ये क्या करता है, मानवों के समाज का हर पक्षों के बारे में जानकारियां प्राप्त करता है कि समाज कैसे बना, समाज कैसे चलता है, समाज में बदलाव कैसे आता है, हर चीज के बारे में ये जानकारियां प्राप्त करता है। उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, समाजशास्त्र का विषय क्षेत्र कहते हैं। फिर देखिए अगर बातें करते हैं इसके मुख्य विषय क्षेत्र का, तो इसका मुख्य विषय क्षेत्र पहला हमारा है सामाजिक समूहों का अध्ययन। इसमें हम लोग क्या करते हैं, सामाजिक समूहों के बारे में जानते हैं। जैसे कि कह रहा समाजशास्त्र छोटे समूह जैसे कि परिवार से लेकर के बड़े समूह, जाति वर्ग समुदाय सबका अध्ययन करवाता है। ठीक, दूसरा कह रहा हमारा सामाजिक संस्थाएं, कह रहा कि जैसे कि परिवार, धर्म, शिक्षा, राजनीति और आर्थिक संस्थाएं, ये संस्थाएं समाज को जो ना संचालित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये हर चीज के बारे में जानकारी हम लोग को प्रदान करता है। फिर तीसरा हमारा कह रहा है सामाजिक प्रक्रिया। इसका विशेष है जो है समाज की प्रक्रिया। कह रहा है समाज शास्त्र में सहयोग, संघर्ष, प्रयोगिता जैसी प्रक्रियाओं का विश्लेषण किया जाता है। ठीक है, हमें बताया जाता है कि कैसे हम लोग समाज में सहयोग कर सकते हैं, संघर्ष कैसे होता है, प्रतियोगिता में कॉम्पिटिशन कैसे होता है, हर चीज के बारे में विश्लेषण किया जाता है ना। आगे क्या है दोस्तों, सामाजिक परिवर्तन। कह रहा है कि समाजशास्त्र यह समझाने का प्रयास करता है कि समय के साथ समाज में कौन कौन से बदलाव आए और आखिर क्यों बदलाव आए, है ना। ये इसका क्या है, विषय क्षेत्र है। ठीक, फिर पांचवा इसका विषय क्षेत्र है सामाजिक नियंत्रण और मान्यता। कह रहा है कि यह जो है ना उन नियमों और तरीकों का अध्ययन कराता है जिनसे समाज में अपने सदस्यों के व्यवहार को नियंत्रण करता है, जैसे कि कानून, परंपरा, नैतिकता। मीन्स ये जो है समाज को नियंत्रित करने का प्रयास करता है। आगे बात करते हैं इसके निष्कर्ष का। तो निष्कर्ष में दोस्तों इस प्रकार से लिखेंगे हम लोग कि समाजशास्त्र का विषय क्षेत्र बहुत विशाल है ना, और यह जो है समाज के हर पहलू को वैज्ञानिक तरीके से समझाने का प्रयास करता है। तो यहां तक हम लोगों ने इसके दूसरे क्वेश्चन को भी समाप्त कर लिया। अब आता है इसके तीसरा प्रश्न, जो इस प्रकार से था हमारा कि परिवार की विशेषताएं बताइए। क्या बताइए, परिवार की विशेषताएं। ठीक है, कहा जाता है कैरेक्टराइज ऑफ फैमिली, है ना। तो लिखेंगे इस प्रकार से कि परिवार की अगर विशेषता की बात करें तो परिवार की विशेषता हम लोग खुद भी जानते हैं, लेकिन फिर भी देख लीजिए इसको लिखेंगे कैसे। लिखेंगे इस प्रकार से कि परिवार समाज की सबसे महत्वपूर्ण इकाई है। यह वह स्थान है जहां व्यक्ति जन्म लेता है, संस्कार पाता है और सामाजिक जीवन की शुरुआत करता है। कहां पे, परिवार में। कह रहा है कि परिवार के बिना समाज की कल्पना नहीं किया जा सकता। तो इस प्रकार से आपको लिखना है ना। आगे दोस्तों आपको लिखना है परिवार की मुख्य विशेषता, कि आखिर परिवार की क्या क्या मुख्य विशेषताएं होती है। तो इसका पहला विशेषता होता है ये रक्त संबंधित होता है। कह रहा है कि परिवार के सदस्य आमतौर पर जन्म या विवाह से जुड़े होते हैं, जैसा कि माता पिता, भाई बहन इत्यादि। ठीक, दूसरा कह रहा है यह जो है सहवास होते हैं। सहवास में समझते हैं, साथ रहते हैं। कह रहा है परिवार के सदस्य एक साथ रहते हैं और एक दूसरे के दुख सुख में जो है ना क्या करते हैं, साथ देते हैं। तो ये परिवार की विशेषताएं हैं। तीसरा कह रहा है आर्थिक एकता। कह रहा है कि परिवार में आमदनी और खर्च साझा होता है, सभी सदस्य मिलकर के परिवार की आर्थिक जिम्मेदारियां निभाते हैं। फिर इसकी चौथी विशेषता है भावनात्मक जुड़ाव। इस परिवार में जो है ना प्यार, सम्मान, सहयोग और सुरक्षा की भावना जुड़ी हुई होती है। ठीक है, इससे लोग जुड़े हुए होते हैं, है ना। पांचवा इसका विशेषता है सामाजिक नियंत्रण का माध्यम। कह रहा है कि परिवार बच्चों को अच्छे बुरे का ज्ञान देती है और सामाजिक व्यवहार सिखाता है। कौन, परिवार। ये पांचवा इसका विशेषता है। छठा इसका विशेषता है संस्कृति का हस्तांतरण। परिवार के माध्यम से ही जो है ना परंपराएं, भाषाएं, रीति रिवाज आदि जो है अगली पीढ़ी को सिखाई जाती है। मान लीजिए हम लोग अभी जो संस्कृति सीखें, ठीक है, जो भाषा सीखें वो कैसे सीखें, हमारे पूर्वजों से, है ना। तो वही कह रहा है संस्कृति का हस्तांतरण जो होता है किससे, परिवार से। ठीक, अब बातें आती है इसके निष्कर्ष का कि आखिर इसमें आप क्या जाने। तो लिखेंगे इस प्रकार से कि परिवार व्यक्ति के विकास की पहली पाठशाला है। मीन्स व्यक्ति जो सबसे पहला सीखता है कहीं से, तो वो कहां से सीखता है, परिवार से ही सीखता है। कह रहा है कि यह जो है ना समाज का आधार होता है, जो सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये जो होता है ना समाज का पिलर के समान होता है, जो समाज की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग जानेंगे इसके चौथे प्रश्न, जो हमारे इस प्रकार से था कि संस्कृति के बारे में बताइए, या तो संस्कृति की परिभाषा बताइए, संस्कृति का अर्थ बताइए, तो कुछ भी चीज आ सकता है। तो बात अगर करें हम लोग संस्कृति का, किसका, संस्कृति का, तो हम लोग जानते हैं संस्कृति को अंग्रेजी में कहा जाता है कल्चर। क्या कहा जाता है, कल्चर, है ना। तो लिखेंगे इस प्रकार से मेरे दोस्त कि संस्कृति का अर्थ है किसी समाज की जीवन शैली, परंपराएं, भाषा, विश्वास, कला और नैतिक मूल्य, है ना। किसी समाज का जो जीवन शैली होता है, जो परंपरा होता है, जो भाषा होता है, ठीक है, जो पहनावा ओढ़ावा होता है, रहन सहन होता है ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, संस्कृति कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, संस्कृति से कहा जाता है ना कि झारखंड की संस्कृति कैसा है ना, दूसरे देशों की संस्कृति कैसा है। ठीक है, तो संस्कृति का मतलब क्या, वहां के लोग कैसे रहते हैं, किस प्रकार की भाषा बोलते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, संस्कृति कहते हैं। कह रहा है कि यह जो है ना एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को सिखाई जाती है। संस्कृति जो है अपनी पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को सिखाई जाती है। जैसे मान लीजिए आप हैं, ठीक है, आपके परिवार में कोई छोटा सा बच्चा होगा, ठीक है, तो आप उसको सिखाते होंगे कि नहीं ऐसे करना चाहिए, ये करना चाहिए, बड़ों का सम्मान करना चाहिए, है ना, तो ये सिखाते होंगे। तो वही कह रहा है संस्कृति जो है ना
पीढ़ी दर पीढ़ी जो है वो क्या करती है, सिखाई जाती है। अब अगर बातें करते हैं संस्कृति के विशेषताओं का दोस्तों, तो सबसे पहले आपको लिखना है सीखी जाती है। संस्कृति ऐसा चीज होता है ना जो आपको सीखा जाता है ना। क्या संस्कृति जो है जन्मजात नहीं होते, मीन्स जन्म से ही आपको प्राप्त नहीं होता है। इसे हम अपने परिवार, स्कूल और समाज से जो है ना क्या करते हैं, सीखते हैं। किसको? संस्कृति को। ठीक, आगे कह रहा है कि सामूहिक होती है। मीन्स संस्कृति जो होती है ना वो किसी एक व्यक्ति की नहीं होती है, ठीक है, बल्कि पूरे समाज की होती है, पूरे परिवार की होती है ना। ये चीज ध्यान रखना आपको। तीसरा इसका विशेषता है स्थान और समय के अनुसार बदलता है। संस्कृति जो है ना उस स्थान के अनुसार से या समय के अनुसार से बदलता है। जैसे कि मान लीजिए झारखंड की संस्कृति अलग है, बिहार की संस्कृति अलग है, छत्तीसगढ़ की संस्कृति अलग है, सबका संस्कृति जो है अलग अलग होता है। भाई कह रहा है संस्कृति स्थिर नहीं रहती, यह समाज के साथ धीरे धीरे बदलती रहती है। चौथा इसका विशेषता है कि समाज को जोड़ती है। संस्कृति क्या करता है? समाज को जोड़ता है। कह रहा है संस्कृति लोगों को एक अलग पहचान, एक पहचान देती है और एकता प्रदान करती है लोगों को। ठीक, और पांचवा इसका विशेषता दोस्त व्यवहार को दिशा देती है। इस कह रहा है ना कि यह बताती है कि समाज में क्या सही है क्या गलत है। जैसे नमस्ते करना, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना, है ना, ये हर चीजों के बारे में सिखाया जाता है। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? संस्कृति कहते हैं। ठीक है, तो यहां तक हम लोगों ने ये भी समझ गया कि आखिर संस्कृति क्या है, इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। अब अंत में बारी आती है इसके निष्कर्ष का। तो लिखेंगे इस प्रकार से कि संस्कृति जो है ना समाज की आत्मा होती है। संस्कृति क्या होती है? समाज की आत्मा होती है, और यह जो है समाज को दिशा, पहचान और स्थायित्व प्रदान करती है। ठीक है, लेकिन देखिए अगर बात करते हैं आज की समाज का, तो आज के समाज में लोग जो है ना मोबाइल में इतने डूब चुके हैं कि वे अपने बच्चों का भी ध्यान नहीं रख पाते हैं। ठीक है, बच्चों का ध्यान नहीं रखते हैं और कहते हैं कि उसको डे बोर्डिंग में डाल दें या स्कूल में पढ़ने के लिए, है ना, जबकि दिन भर बच्चा स्कूल में पढ़ता रहेगा। ठीक है, और जब बच्चा एक ही चीज को दिन दिन भर पढ़ेगा, शुरू से पढ़ेगा, बच्चे से पढ़ेगा, तो उसका ध्यान तो आगे चल के हटिए जाएगा, मतलब उसका इंटरेस्ट जो है पढ़ने में खत्म हो जाएगा और आगे चल के वो पढ़ने के लिए छोड़ देगा। तो बच्चों का मतलब है नैतिक शिक्षा आप उसको सिखाइए। ठीक है, स्टार्टिंग में जो है नैतिक शिक्षा, अपने संस्कृति के बारे में बताइए कि बड़ों का कैसे सम्मान करना है। ठीक है, जो शिक्षा आप दे सकते हैं ना वो शिक्षा स्कूल में नहीं दे सकता। ठीक है, तो सबसे पहली शिक्षा जो है आपको खुद से देना पड़ेगा, है ना। आगे देखिए पांचवा हमारा जो प्रश्न था वो इस प्रकार से था कि परिस्थिति के बारे में बताइए। इसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं स्टेटस। क्या कहते हैं? स्टेटस। ठीक है, लोग स्टेटस लगाते हैं। स्टेटस मतलब क्या होता है? ठीक है, अपने बारे में दिखाना, अपने परिस्थिति को दिखाना। ठीक है, तो लिखेंगे इस प्रकार से कि परिस्थिति का अर्थ है, परिस्थिति का अर्थ क्या है? तो किसी व्यक्ति की समाज में निर्धारित स्थिति या स्थान, कि आखिर उस व्यक्ति की समाज में क्या स्थिति है, क्या स्थान है, वो जो है उसके परिस्थिति को दर्शाता है। कह रहा है यह जो स्थिति है जन्म से भी मिल सकती है और कर्म से भी। ठीक है, मान लीजिए मैं हूं, ठीक है, मुझे गवर्नमेंट जॉब हो गया तो समाज में थोड़ा सा ज्यादा पहचान रहेगा, मेरी स्थिति थोड़ा सा बढ़िया रहेगी कि हाँ ये क्या है, सरकारी नौकरी वाला है ना। तो वह कह रहा है कि यह जो स्थिति है जन्म से भी मिल सकती है और कर्म से भी प्राप्त की जा सकती है। अब बात करते हैं अगर परिस्थिति के प्रकार का, तो परिस्थिति का प्रकार जो है प्राप्त परिस्थिति, मीन्स जो आपको प्राप्त होती है, जो आप जन्म से प्राप्त हो करते हैं। जैसे कि जन्म से आधारित जो होती है, जैसे कि जाति, लिंग, परिवार की स्थिति। ठीक, दूसरा आपका है अर्जित परिस्थिति, जो हम लोग कमाते हैं, है ना। कह रहा है कि यह व्यक्ति अपने मेहनत, शिक्षा कार्य से प्राप्त करता है ना, जैसे कि डॉक्टर बनना, शिक्षक बनना, नेता बनना, है ना। अब बात यहां पे आती है कि परिस्थिति की विशेषताओं के बारे में बताइए। तो लिखेंगे इस प्रकार से मेरे दोस्त कि यह जो है ना समाज में व्यक्ति की भूमिका तय करती है, या कि समाज में व्यक्ति का क्या महत्व है ना। कह रहा है कि यह जो है व्यक्ति के अधिकार, कर्तव्यों को निर्धारित करती है। और तीसरा कह रहा है कि यह जो है सामाजिक पहचान और सम्मान का स्रोत होती है। अब अंत में बारी आती है इसके निष्कर्ष का। तो निष्कर्ष में लिखेंगे दोस्तों इस प्रकार से कि परिस्थिति से समाज में व्यक्ति की पहचान बनती है। परिस्थिति से होता क्या है कि समाज में व्यक्ति की पहचान बनती है कि आखिर व्यक्ति किस पद पे है, क्या कर रहा है ना। यह सामाजिक संगठन और व्यवहार को प्रभावित करती है। ठीक है, तो यहां तक हम लोगों ने पांचवा प्रश्न भी कंप्लीट कर लिया। अब दोस्तों हमारा छठा प्रश्न जो था वो इस प्रकार से था कि सभ्यता के बारे में बताइए। किसके बारे में? सभ्यता के बारे में बताइए, जिसको हम लोग सिविलाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? सिविलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, तो देखिए मेरे दोस्तों अगर बात करते हैं सभ्यता का, इसका सभ्यता का, तो कहा जाता है कि सभ्यता का अर्थ है समाज की भौतिक प्रगति, जैसे कि विज्ञान, तकनीक, भवन निर्माण, यातायात, वस्त्र, भाषा आदि का विकास। ठीक है, मैं सीधा समझिएगा कि आपके समाज में किस प्रकार की प्रगति हुई। ठीक है, आपका सभ्यता कैसा था, आप किस प्रकार से घर बनाए थे, आपका यातायात का साधन कैसा था, है ना, उसे हम लोग क्या कहते हैं? सभ्यता कहते हैं। जैसे हम लोग मान लीजिए हम लोग पढ़ते हैं हड़प्पा सभ्यता, इस हड़प्पा का काल कैसा था, उस समय के भवन निर्माण कला कैसी थी, यातायात साधन कैसा था, भाषा क्या था, कैसा था। ठीक है, ये चीज के बारे में जानते हैं। वही कह रहा है कि यह जो है मानव जीवन को आसान और आरामदायक बनाती है। कौन? सभ्यता। ठीक है, अब बात करते हैं मेरे दोस्त सभ्यता की विशेषताओं का। तो इसमें से पहला हमारा आता है भौतिक विकास। क्या आता है? भौतिक विकास। कहेंगे, लिखेंगे इस प्रकार से कि सभ्यता में भवन, वाहन, मशीनें और संचार माध्यम आदि शामिल होते हैं। दूसरा कह रहा है सुधार व सुविधा पर जोर। कह रहा है ना यह जो है ना जीवन को अधिक सुविधाजनक और उन्नत बनाती है। क्या? सभ्यता।
तीसरा हमारा कह रहा है कि व्यवस्था और नियम, कह रहा है सभ्यता में कानून, शासन व्यवस्था और सामाजिक नियम होते हैं। और चौथा हमारा कह रहा है समय के साथ प्रगति, मीन्स सभ्यता जो है समय के साथ साथ नए आविष्कारों और खोजों से लगातार जो है ना विकसित होती जाती है। अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग बनाएंगे संस्कृति और सभ्यता में अंतर। क्या कि संस्कृति जो है सभ्यता में क्या अंतर है। कह रहा है संस्कृति जो है ना विचारों, विश्वासों और मूल्यों से जुड़ी होती है, जो हम लोग को वंशानुगत भी मिल सकती है। लेकिन सभ्यता की अगर बात करें तो ये जो ना भौतिक वस्तुएं और तकनीकी प्रगति से भी जुड़ी होती है ना। अब अंत में बारी आती है इसके निष्कर्ष का। तो निष्कर्ष में दोस्तों लिखेंगे इस प्रकार से कि सभ्यता जो है समाज की भौतिक उन्नति का प्रतीक है, समाज के बारे में बताता है कि समाज का उन्नति कैसे हुआ, है ना। यह जो है मानव को आसान, सुरक्षित और विकसित बनाता है, इस मानव जीवन को, है ना, क्या करता है, आसान बनाता है, सुरक्षित करता है और विकसित बनाता है। तो उम्मीद करते हैं कि यहां तक भी दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा क्लियरली। अब बारी आती है इसके 7वें नंबर क्वेश्चन का, जो आपका इस प्रकार से था कि सामाजिक परिवर्तन किसको कहते हैं। क्या प्रश्न है कि सामाजिक परिवर्तन किसको कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं सोशल चेंज। क्या कहते हैं दोस्तों, सोशल चेंज। कह रहा है सोशल चेंज मतलब क्या होता है, जब समाज में बदलाव आता है ना। तो लिखेंगे इस प्रकार से कि समाज की संरचना जब जो है ना, जब समाज की संरचना, संस्थाएं, विचार, मूल्य, परंपराएं और व्यवहार में धीरे धीरे या तो तेजी से बदलाव आता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। या तो सीधा समझिएगा कि जब समाज में किसी तरह का बदलाव आता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। कह रहा है यह जो परिवर्तन है ना, समाज को एक नई दिशा में ले जाता है। और समाज में जब परिवर्तन होता है तो उसको क्या किया जाता है, तो वो जो है ना समाज को एक नया दिशा प्रदान करता है, विकसित करता है ना। अब बात करते हैं सामाजिक परिवर्तन के कारण। कह रहा शिक्षा, सामाजिक परिवर्तन का कारण क्या है, शिक्षा। मीन्स शिक्षा से सोच में बदलाव आता है। मान लीजिए पहले के लोगों का मानना था कि नहीं, स्त्रियों को पढ़ाना नहीं चाहिए, लेकिन जब लोग शिक्षित हुए तो शिक्षित होने के बाद जो है ना, अब लोगों को पता चला नहीं, जितना महत्व स्त्रियों का है और जितना महत्व पुरुषों का है उतना ही महत्व स्त्रियों का भी है ना। तो वही कह रहा है कि शिक्षा से जो है ना सोच में बदलाव आता है और नई पीढ़ी के पुराने विचारों को चुनौती दे सकती है। ठीक। दूसरा कह रहा है कि विज्ञान और तकनीकी कारण भी जो है ना इसमें बदलाव आता है। कह रहा है कि मोबाइल, इंटरनेट, मशीनों आदि से भी जो है ना जीवन शैली में क्या आता है, बड़ा बदलाव आया है। तीसरा कह रहा है कानून और शासन, नए नए कानून जैसे कि बन जाना, बाल विवाह निषेध, महिला अधिकार, है ना, ये सब जो है ना समाज को सुधारने में सहायक होता है और इससे समाज में परिवर्तन आता है। चौथा कह रहा है आधुनिकता और वैश्वीकरण। कह रहा है कि अब लोग जो है ना दुनिया के दूसरे देशों से जुड़ चुके हैं और जुड़ रहे हैं, जिससे रीति रिवाज, पहनावा और सोच में बदलाव आया। ठीक है, अब बदलाव आया, बदलाव का मतलब ही क्या होता है, सामाजिक बदलाव। ठीक। पांचवा कह रहा है सामाजिक आंदोलन। कह रहा है जैसे दलित आंदोलन, नारी आंदोलन ने सामाजिक असमानता को चुनौती दी और सुधार लाया। समाज में जो असमानताएं हैं, ठीक है, उसको रैलियों के जरिए, विद्रोहों के जरिए, आंदोलनों के जरिए जो है ना उसमें सुधार लाया गया है। ठीक है, और जब सुधार लाया गया इसका मतलब समाज में क्या हुआ, परिवर्तन हुआ। अब बात करते हैं इसके परिणाम का। तो परिणाम निकलता क्या है कि इससे जो है ना जीवन शैली में बदलाव आता है, समानता और अधिकारों में वृद्धि होती है, नई चुनौतियां और संघर्ष भी सामने आते हैं। ठीक है, तो ये इसके परिणाम थे। अब अंत में बारी आती है इसके निष्कर्ष का दोस्तों। तो निष्कर्ष में लिखेंगे इस प्रकार से कि सामाजिक परिवर्तन समाज के विकास का संकेत है। सामाजिक परिवर्तन जो होता है ना वो समाज के विकास के बारे में बताता है। यह परिवर्तन सकारात्मक हो तो समाज आगे बढ़ता है, परंतु कभी कभी इसके नकारात्मक प्रभाव भी होते हैं। कह रहा है ना कि परिवर्तन अगर ठीक रहे, पॉजिटिव रहे, सकारात्मक रहे तो समाज जो है विकास करेगा, लेकिन जब ये नकारात्मक रहेगा तो समाज को ये लेके डूब जाएगा। जैसे कहता है ना कि हम तो डूबे सनम, तुमको भी ले डूबे। ठीक है, तो वैसे ये हो जाएगा, ये खुद भी डूबेगा और पूरे समाज को ले डूबेगा। ठीक है, और अंत में बारी आती है मेरे दोस्त क्वेश्चन नंबर 8 का, जो इस प्रकार से है। प्रश्न आपका है जाति किसे कहते हैं। प्रश्न क्या है, जाति किसे कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं व्हाट इज कास्ट। कास्ट किसको कहते हैं, है ना। अब बात करते हैं अगर जाति का, तो जाति के बारे में हम लोग खुद जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जाति की अगर बात करें तो कहा जाता है कि जाति जो है ना भारतीय समाज की एक विशेष सामाजिक व्यवस्था है। जाति जो है भारतीय समाज की एक विशेष सामाजिक व्यवस्था है जो जन्म के आधार पर तय होती है। किस पे, जन्म के आधार पर तय होती है। कह रहा है इसमें व्यक्ति का सामाजिक दर्जा, पेशा, विवाह आदि पहले से निर्धारित होता है ना। अब बात करते हैं अगर जाति की विशेषताओं का, तो इसमें से पहला आता है जन्म आधारित व्यवस्था। जाति जो होता है ना वो जन्म से हम लोगों को मिलता है। वही कह रहा है जाति में जन्म के अनुसार व्यक्ति की स्थिति तय हो जाती है, वह किस जाति में पैदा हुआ उसी पर उसका पेशा, विवाह आदि निर्भर करता है। ठीक है, देखिए भाई कह रहा है कि जाति जो है जन्म पे आधारित होती है। ठीक है, उसके साथ साथ वो जिस जाति में जन्म हुआ उसी के अनुसार से उसका पेशा भी हो जाता है। ठीक है, ये पहले की सोच था, अब वैसा है नहीं। जैसे मान लीजिए अब अगर कोई ब्राह्मण पैदा लिया, ठीक है, तो क्या वो पूजा ही करेगा। अगर कोई कुम्हार पैदा लिया, ठीक है, तो क्या वो मिट्टी का बर्तन ही बनाएगा, नहीं। ठीक है, अब सभ्यता चेंज होती चली गई है ना। मान लीजिए कोई ठाकुर है तो क्या वो बाल दाढ़ी बनवाएगा, ऐसा है क्या, नहीं। ठीक है, अब सभ्यता चेंज हो चुका है ना, लोग उन्नत हो चुके हैं।
ठीक है, लेकिन फिर भी यहाँ पे कहा जा रहा है, मान लीजिए ऐसे लिखना है हम लोगों को। आगे है विवाह पर नियंत्रण, कह रहा है जाति व्यवस्था में आमतौर पर एक ही जाति में विवाह किया जाता है। ठीक है, जब जाति व्यवस्था बनता है ना, तो आमतौर पे ऐसा कहा जाता है कि लोगों को एक ही जाति में विवाह करना चाहिए। तीसरा कह रहा है पेशा निर्धारित, जाति से क्या होता है, पेशा का निर्धारित होता है, मींस ऑक्यूपेशन कि आप क्या करेंगे। कह रहा है कि परंपरागत जातियों के साथ उनके पेशे भी जुड़े होते हैं, जैसे कि ब्राह्मण पंडित होते हैं, कात्यास्त्र लेखक होते हैं, ठीक है, लोहार धातु का कार्य करते हैं आदि, है ना। फिर आगे लिखेंगे मेरे दोस्त सामाजिक श्रेणीकरण, कह रहा है कि जातियां जो है ना समाज को ऊंच नीच में बांटती है, जिससे भेदभाव और असमानता पैदा होती है, और ये होना चाहिए नहीं, है ना। पांचवा हमारा कह रहा है सामाजिक पहचान, कह रहा है कि जाति व्यक्ति की सामाजिक पहचान बन जाती है, जिससे समाज में उसकी स्थिति तय होती है। ठीक है, मीन्स जाति एक ऐसा व्यवस्था है ना, मीन्स कह सकते हैं जो भी है ये क्या करता है, व्यक्ति को समाज में पहचान दिलाता है। ठीक है, और उसी के अनुसार से उसकी स्थिति भी तय होती है। ठीक है, इसके बारे में तो आप लोग जानते होंगे, मैं खुल के कहूं क्या इसके बारे में, है ना। तो अंत में दोस्तों बारी आती है इसके निष्कर्ष का। तो निष्कर्ष में लिखेंगे इस प्रकार से कि जाति एक सामाजिक व्यवस्था है। जाति क्या है, एक सामाजिक व्यवस्था है जो आज भी भारत के कई हिस्सों में मौजूद है। कौन सा, जाति व्यवस्था जो है ना भारत के कई हिस्सों में मौजूद है। हालांकि शिक्षा, कानून और सामाजिक जागरूकता के कारण जो है ना जाति व्यवस्था में काफी बदलाव आया है, और ये बदलाव आना भी चाहिए। जाति व्यवस्था क्या है, जाति को खत्म ही हो जाना चाहिए, है ना। तो उम्मीद करते हैं मेरे दोस्त कि ये सारे प्रश्न आपको क्लियरली समझ में आए होंगे। इससे जुड़ी अगर कोई भी तकलीफ हो, कोई भी प्रश्न होगा तो मुझे कमेंट करके जरूर पूछिएगा, मैं उसका उत्तर जरूर